वीडियो में चंदेल वंश के बारे में जानेंगे। जो चंदेल वंश के जिसे हम जजाक भूति का वंशज भी कहते हैं, इस चंदेल वंश के विषय में हम लोग समझेंगे। आप लोग को संस्थापक के विषय में बता चुकी थी, जो 20 संस्थापक टोटल थे, जो वंशज थे जहां जहां राज कर रहे थे उनके संस्थापकों के विषय में आपको बता चुकी थी। हरेम वंश का मैं बता दी हूँ बिंबिसार, शिशुनाग वंश का शिशुनाग, और नंद वंश का मैं बता दी हूँ महापदन नंद, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद आपको शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग, कण्व वंश का वासुदेव, सातवाहन वंश का सिमुख, गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त, वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, वकाटक वंश के संस्थापक विंध्यशक्ति थे, चालुक्य वंश के संस्थापक जयसिंह थे, चालुक्य वंश दूसरे बार में आया था, तैलपुष के संस्थापक थे, चौथे बार में जो चालुक्य, तीसरे बार में जो चालुक्य आए थे विष्णु वर्मन थे। राष्ट्रकूट के वंश के विषय में भी बता दी हूँ, जिसका नाम था, जिसका संस्थापक थे दंती दुर्ग, जिसने चालुक्य वंश के जो प्रथम में थे उनका नाम था कीर्ति वर्मन को मार के ये अपना राष्ट्रकूट वंश तैयार कर लेते, तो वही संस्थापक थे। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु थे। पल्लव वंश चोल वंश को हटा के आया था, तो इसके संस्थापक सिंह विष्णु थे। चोल वंश के संस्थापक विजय पाल थे और पाल वंश का संस्थापक गोपाल थे। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन थे और प्रतिहार वंश का जो सामंत मतलब संस्थापक थे वो नागभट्ट थे, और चंदेल वंश का ननकू थे। तो इन्हीं के बारे में आज हम लोग समझेंगे, चंदेल वंश के विषय में। जो चंदेल वंश है मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो छोटे छोटे एरिया कुछ हम लोग देख लिए हैं, जिसमें से मैं गुजरात के विषय में, गुजरात के वंशज प्रतिहार वंश के बारे में, राजस्थान के प्रतिहार वंश के विषय में बता दी हूँ आपको। जैसे ही आप भारत में इधर नीचे साइड में देखोगे, इधर साइड में, इसमें मैं आपको पल्लव के विषय में बता चुकी हूँ, चोल के विषय में बता दी हूँ, यहाँ आपको राष्ट्रकूट के विषय में बता दी हूँ, यहाँ पे चेर के विषय में, यहाँ पे पांड्य के विषय में बता दी हूँ। यहाँ पे आपका आ जाता है सेन वंश भी रहता है, और यहीं पे आपका पाल वंश भी रहते हैं सब। यहाँ पे देखिए भारत के इस गुजरात वाले एरिया में, जो इधर साइड वाला एरिया जो है ना, इधर वाला साइड वाला एरिया, इधर वाले में आपको बता दी हूँ प्रतिहार, और यहाँ राजस्थान वाले में प्रतिहार आते हैं। और यहाँ पे कन्नौज के बारे में मैं आपको बता दी हूँ, भारत के इस मतलब दक्षिण उत्तर साइड में कन्नौज के विषय में बता दी हूँ। अब ये रहा आपका मध्य प्रदेश में चंदेल। इस चंदेल के विषय में आपको समझना है। और चंदेल जो है, चंदेल वंश, इस चंदेल वंश के बारे में टोटल आपको समझना है। ये इसका मतलब शासक कौन थे और संस्थापक कौन थे, सब कुछ इसके बारे में आपको समझना होगा। देखिए चंदेल वंश को हम क्या कहते हैं, जजाक भूति के वंशज थे। तो चंदेल वंश के विषय में हम लोग समझते हैं। ये मध्य प्रदेश में है। ये एरिया आपका जो छोटा सा दिख रहा है ना इधर वाला, ये मध्य प्रदेश वाला एरिया है। इसमें थे चंदेल वंश। अब चंदेल वंश के जो शासक थे, उस शासक का नाम था ननकू। इस शासक का नाम था। अब इसकी राजधानी जो थी ना, इसकी राजधानी खजुराहो बनाई गई। इसकी राजधानी खजुराहो बनाई गई थी। ठीक है। तो इसके जो शासक थे ननकू, उसके बाद आए थे जो शासक के संस्थापक कह सकते हैं, इसके संस्थापक ननकू ही थे। अब इसकी राजधानी जो बनाई गई थी, ये खजुराहो में इसकी राजधानी बनाई गई थी। ठीक है। इसके बाद में जब आए थे यशोवर्मन, इसके अगले शासक जो आए थे, जो मतलब कि हर एक वंश में कम से कम 4, 5, 6 कम से कम राजा ऐसे आए जो कि कुछ अपना काम कर गए, कुछ अपना नाम कर गए, जहां पे उनका नाम लिया जाता है। ऐसे में बहुत सारे आए होंगे छोटे मोटे राज करने के लिए, लेकिन उनको किसी न किसी मार दिया होगा, अब मार के अपना लिया होगा, अपना राज्य करना स्टार्ट कर दिया होगा। चाहे किसी भी छोटे छोटे हर जगह आपको यहाँ पे हर एक राज्य में आपको मिलेगा कि यहाँ पे राजा कौन था, यहाँ के संस्थापक कौन से थे। तो यहाँ पे छोटे छोटे एरिया में, छोटे छोटे जगहों पे आपको पूरा टोटल मिल सकता है। ठीक है। इसी तरीके से आए थे कौन सा, दूसरे में आ गए थे यशोवर्मन। और यशोवर्मन खजुराहो में एक विष्णु भगवान का मंदिर, अगर पूछा जाए, गूगल पे भी सर्च करोगे ना, तो आपको विष्णु भगवान की मंदिर जो बनाया गया है खजुराहो में, ये किसने बनवाया था? तो यशोवर्मन ने बनवाया था। कहाँ पे? खजुराहो में। किसकी? ये विष्णु भगवान की मूर्ति में बनवाया गया था। किसने बनवाया था? यशोवर्मन ने बनवाया था। इसके बाद ये अपने आप में ये भी प्रतापी राजा था, और ये अपना बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया। लेकिन
इसके बाद जैसे ही आया धंग, राजा जो था धंग, राजा का नाम था धंग। देखो यहाँ पे राजा का जो नाम था, राजा था जिसे हम शासक कहते हैं, इस राजा का नाम था धंग। ठीक है, क्या नाम था? धंग। इस धंग और प्रतापी राजा था। इसने क्या किया कि उसी खजुराहो में, कहाँ पे? उसी खजुराहो में, उसी खजुराहो में इसने एक शिव की मंदिर बनवाया। शिव यानी क्या चीज? इसने शंकर जी का एक मंदिर बनवाया था उसी खजुराहो में। जैसे ही विष्णु भगवान की मंदिर वहां पे थी, उससे बड़ा और विशाल इसने शिव जी का मंदिर एक बनवाया। और ये भगवान शिव का ये भक्त था, भगवान शिव का ये भक्त था। और इसने भी अपना धंग ने खूब बढ़िया मंदिर वहां पे बनवा दिया। देखो, कहानी पढ़ना जरूरी है। इसका इतिहास वाले में क्या होता है? सिर्फ कहानियां होती है, उसको समझना, उसको एनी टाइम पढ़ना। इतिहास का मतलब ये पढ़ते रहो, उसको पढ़ो। जैसे आपसे अगर पूछ दिया जाए कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, गुप्त वंश के संस्थापक अगर आपके पेपर में आ जा रहा है गुप्त वंश का संस्थापक, आपको याद रहेगा कि हमने पढ़ा है कि श्री गुप्त के विषय में। श्री गुप्त के बाद हमने पढ़ा था घटोत्कच के विषय में। इसी श्री गुप्त का बेटा घटोत्कच आए थे, लेकिन ये दोनों बाप बेटा सामंत के तौर पे रह गए थे। तो वहां तक आपको मतलब समझ में। अब उसके बाद आप चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देखोगे। अरे चंद्रगुप्त प्रथम था, हाँ चंद्रगुप्त प्रथम आया था इसके वास्तविक शासक। और जो ये इसने विशाल साम्राज्य का स्थापना मतलब स्थापित किया था, विशाल साम्राज्य बनाया था अपना चंद्रगुप्त प्रथम। तो एक गुप्त वंश की कहानी है। तो गुप्त वंश के संस्थापक पूछेगा तो श्री गुप्त कहना। उसके बाद दूसरा राजा जो आया था ये घटोत्कच था, लेकिन उसी में उसका पूछेगा आपसे कि इसका सच में वास्तविक राजा बताना कि कौन सा है। तो वास्तविक राजा, रियल जो राजा था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। और उसने लिच्छवी की एक रानी थी, उसका नाम, लड़की थी जिसका नाम था कुमार देवी, उससे उसने अपना शादी कर लिया था। समझ में आ रहा है? उससे उसने अपना शादी कर लिया। उन दोनों से एक पुत्र पैदा हुआ जिस पुत्र का नाम था समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त का गाथा इसलिए गाया जाता है, अच्छे मतलब शिलालेख में भी उसको आप लोग पढ़ सकते हो। प्रयागराज में एक शिलालेख है जिसे प्रशंसनीय शिलालेख कहा जाता है। उसमें उस समुद्रगुप्त का वर्णन किया गया है। अब बताया गया है कि इसने उत्तर भारत, जो ये घर उत्तर भारत है ना, ये उत्तर भारत, इस उत्तर भारत के कुछ राज्यों को यानी कि 9 राज्यों को उसने जीत लिया था, लेकिन इसके दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीत लिया था। एक गुप्त वंश कैसे थे? गुप्त वंश वही थे जिस समय कुषाण वंश आए थे ना, ये शासक वो आए थे। और ये सब धीरे सामंत थे। सामंत का मतलब होता है, वही आपको बता चुकी हूँ कि जो जमीन के बदले जिसको पैसे के बदले जमीन दिया जाता है वो सामंत लोग थे। धीरे धीरे प्रोग्रेस कर गए। अब कोई कुषाण वंश में करें, इसके बाद ऐसा कोई शासक नहीं है। जैसे ही समुद्रगुप्त के विषय में पढ़ोगे आप, तो समुद्र जो गुप्त था ना, ये चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। आइए, समुद्रगुप्त का ऐसा घोड़ा था, ये 3 राज्यों का मतलब 3 समुद्र का पानी पी सकता था। अब 3 समुद्र आप लोग कहोगे कौन सा? ये जो अपना भारत है, भारत पानी से 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये भी आपको पता होगा, 3 तरफ से, जिसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। ये 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है, जिसमें आप कह सकते हैं एक तरफ है अरब सागर, एक तरफ है बंगाल की खाड़ी, बंगाल इधर है, यहाँ पे बंगाल है। यहाँ पे आपको पूछेगा हिंद महासागर। क्या है हिंद महासागर? ये 3 समुद्र का पानी पीता था। सब किसका घोड़ा बताइए आप? समुद्रगुप्त का घोड़ा। ये वो था। ये जो समुद्रगुप्त के बारे में बता रही हूँ ना, ये गुप्त वंश के विषय में है। कौन सा है? गुप्त वंश से रहा। गुप्त वंश का जो संस्थापक था श्री गुप्त था। जैसे किसी के बारे में आप कहीं से भी पूछोगे, ये मैं आपको बता सकती हूँ। इसमें आपको वीडियो बना दी हूँ, चाहे आपका बिंबिसार वाला हो, हरियंक वंश वाला, पूरा बता दी हूँ, चाहे इसमें से कोई सा भी हो, आपको पूरा बता दी हूँ। इसके बाद मैं चंदेल वंश के विषय में आपको नहीं पढ़ाई थी, चंदेल वंश के विषय में आपको पढ़ा रही हूँ। तो जैसे ही आप गुप्त वंश के श्री गुप्त के संस्थापक देख लिए, इनके बेटा घटोत्कच के विषय में देख लिए, चंद्रगुप्त प्रथम के विषय में देख लिए, वैसे ही चंद्रगुप्त प्रथम
बेटा आता है और उसका दो बेटा आता है, जिनका नाम होता है रामगुप्त, और एक का नाम होता है रामगुप्त, एक का नाम हो जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इन चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आप लोगों ने देखा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही अपने बड़े भाई रामगुप्त का हत्या कर देता है। क्यों हत्या करता है, कारण भी तो उसमें होता है क्यों हत्या करता है, क्योंकि गुप्त वंश के जो शक शासक थे ना, शक शासक आए थे रामगुप्त को हराने के लिए, मतलब युद्ध करने के लिए, आक्रमण उस पर बोले थे, हमला बोले थे, लेकिन ये रामगुप्त अपने आप को परास्त करके अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा दिया था। ये चीज उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय देख नहीं पाया और भाभी को भी बचाया, और भाई को पहले मारा, फिर शक शासकों को मारने के बाद उस भाभी से फिर शादी कर लेता है। ऐसे ही इसकी मतलब ये अब इसी जो चंद्रगुप्त रहता है, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी चंद्रगुप्त द्वितीय का एक बेटा होता है जिस बेटा का नाम होता है कुमारगुप्त, और उसी एक बेटी होती है जिसका नाम रहता है प्रभावती देवी, प्रभावती नाम रहता है। और इसके बाद एक और बेटा होता है जिसका नाम गोविंद रहता है, गोविंद गुप्त। ये तीन इसके भी चंद्रगुप्त द्वितीय के 3 बच्चे हो जाते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के 3 बच्चे हो जाते हैं। ये धीरे धीरे इनका आगे मतलब बढ़ता जाता है। तो ये गुप्त वंश धीरे धीरे किस तरीके से खत्म हो जाते हैं, जिस समय वर्धन वंश आता है, और वर्धन वंश अपने आप में सम्राट होने लगता है। धीरे धीरे हर्षवर्धन आता है, हर्षवर्धन खत्म कब हो जाता है, जब इसको पुलकेशिन मार देता है। पुलकेशिन भाई ये चालुक्य वंश का शासक था, ये सबसे प्रतापी शासक था, तब वो खत्म हो जाते हैं सब गुप्त वंश। लेकिन गुप्त वंश में धीरे धीरे छोटे छोटे राजा आते हैं, सामंत आते हैं, सामंत के तौर पर रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा गुप्त वंश में आपको चर्चा मिलेगा, पहले आप संस्थापक के विषय में देखोगे तो श्रीगुप्त के विषय में, और ऐसे देखोगे आप कि उसमें शासक सबसे प्रतापी कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम भी बताएगा, समुद्रगुप्त भी बताएगा, और समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय बताएगा। इन बाप बेटा के विषय में, इन लोगों के विषय में आपको पता चलेगा। और जो रामगुप्त की पत्नी का नाम था, उसका नाम था ध्रुव देवी, उसका नाम था, और उसी से वो शादी कर लेता चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हीं के 3 बच्चे होते हैं, जिसमें से लड़की का शादी कर देता है वो वाकाटक वंश के जो राजा रहता है, जिसका नाम रहता है रुद्रसेन, रुद्रवर्मन, रुद्र सेन रहता है, उसे शादी कर देता है, क्योंकि प्रवरसेन आते हैं, फिर रुद्रसेन आता है, इनसे शादी कर देता है। तो ये आपकी वहां की मतलब किसकी थी, गुप्त वंश के विषय में। क्योंकि जब भी इतिहास को पढ़ो ना, तो एक एक वंशज के विषय में उसकी पूरी कहानियां पढ़ डालो, एक वंश के विषय में पढ़ो, उसकी कहानियां पढ़ डालो। जिस तरीके से मैं आपको इस चंदेल वंश के विषय में बता रही हूँ, इसे ये जजाक भूति के वंशज थे, जजाक भूति के वंशज, लेकिन जो इसके शासक थे ये थे ननकू, और इसकी जो राजधानी बनाई थी, इसे खजुराहो राजधानी इसकी बना दी गई थी। कहाँ पे, खजुराहो राजधानी। और इसका एक राजा आया था जिसका नाम प्रतापी राजा वो भी था, जिसका नाम था यशोवर्मन, और यशोवर्मन ने खजुराहो में एक विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया था। जैसे ही उसका अपना इसका खत्म हुआ, इसका शासक खत्म हुआ, वैसे ही एक राजा आया था जिस राजा का नाम था धंग, और धंग भी इतना प्रतापी राजा था, विशाल था। अब इसने भी क्या किया था ना कि इसने भी एक खजुराहो में ही एक मंदिर बनवा देता है, जो शंकर भगवान का मंदिर रहता है। किसका मंदिर, शंकर भगवान का मंदिर, ये भी बनवा देता है। खजुराहो में इसने मंदिर ही बनवा देता है, जैसे कि बैजनाथ हो, या फिर मतलब जो और होते हैं ना, वहाँ सब जगह भगवान शिव का ही पूजा करवाना स्टार्ट करवा दिया था, और वहाँ पे मंदिर बनवाना यही स्टार्ट करवा दिया था। ठीक है। अब इसके बाद आता है विद्याधर। कौन सा आता है, इसी के चंदेल वंश का एक शासक और आता है जिसका नाम रहता है विद्याधर, और विद्याधर भी इसी चंदेल वंश के शासक में अपना राज करता है। लेकिन उसी समय आ जाते हैं सब महमूद गजनवी, जो रहता है ये भारत पर आक्रमण करने के लिए, मतलब हमला बोलने के लिए आ जाता है, और वो गुजरात वाले, इधर गुजरात वाला एरिया में वो अपना हमला बोलता है। ये गुजरात वाले एरिया में एक राजा रहता था जिसका नाम था राज्यपाल। उस राजा के पास आया और राजा ने अपने आप को अधीनता स्वीकार कर लिया, कहा कि हम हार गए आपसे, हम आपसे युद्ध करना नहीं चाहते हैं। इस बात को देखा था विद्याधर ने। कौन देखा था, विद्याधर देखा, ये चंदेल वंश का शासक था, इसने देखा
ये छोटे मोटे या मतलब वहां से कोई आया और ये अपने राज्यपाल ने अपने आप को अधीनता स्वीकार कर लिया, तो इस विद्याधर ने इसको परास्त कर देता है, यानी खत्म कर देता है। कहता है कि अब आप इस लायक के नहीं हो कि आप राजगद्दी पे बैठ के इस राज्य को चला सको। ठीक है, इसके बाद में चंदेल वंश का जो अंतिम शासक होता है, वो अंतिम शासक आ जाता है परमदीप देव। ये आता है और ये अपना यहाँ पे राज्य करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन इसके पास दो ऐसे सेनापति थे जिसका नाम था अलाउद्दीन इसका नाम था। अब दोनों को ही पृथ्वीराज चौहान उसके बाद आक्रमण करता है और पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे अपना हमला बोल देता है। ठीक है, हमला बोल देता है और इन दोनों को क्या करता है, खत्म कर देता है। और यहाँ तक अपनी राज्य यहाँ से आता है कौन, पृथ्वीराज चौहान इस साइड से आता है और यहाँ तक घुस के आधे को हथिया लेता है, मतलब ले लेता है, मार के इन दोनों को, अलाउद्दीन को। ठीक है, उसके बाद वैसे ही मोहम्मद गौरी आता है और मोहम्मद गौरी आके इस पृथ्वीराज चौहान को परास्त करता है। और यहाँ से अगर आ गया कौन सा, मोहम्मद गौरी, और आके पूरे इस मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश वाले एरिया को ले लेता है और चंदेल वंश को धीरे धीरे खत्म करना स्टार्ट कर देता है। ये था आपका चंदेल वंश का पूरा टोटल। अब इस चंदेल वंश के विषय में आपने समझ लिया। अब यहाँ पे जितने भी आपको ये वाला वंशज मिल दिख रहे हैं, तो कैसे आप याद करो। आपको याद करने का एक चीज समझ में आना चाहिए। पहले जैसे ही आप अगर याद कर रहे हो कि हम पल्लव वंश के बारे में याद कर लेते हैं, लेकिन पल्लव वंश जैसे ही याद करो तो देखो कि ये मैप में है कहाँ पल्लव वंश, तो पल्लव वंश इस साइड में पल्लव वंश है। जैसे ही पल्लव वंश के बारे में याद करते हो, पल्लव वंश को हरा कौन देता है और इस पे आता कौन है, तो ये तो था पहले चोल। कौन था, ये चोल था। इधर वाला ही चेर था और इस साइड वाला पांड था। जिस समय मैं आपको पढ़ा रही थी संगम काल, क्या चीज, संगम काल, इस संगम काल में जो तीन सम्मेलन हुआ था, 3 सम्मेलन हुआ था, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये 3 सम्मेलन तमिलनाडु में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे अमोघ वर्मन का कुछ नाम था ऐसे, उन्होंने इसका किया था। ठीक है, देखो आपको इतना पता होना चाहिए, जरूरी है कि पहले एक एक के विषय में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसके कौन है, ऋषभ देव होंगे, या मोग नहीं हुए, ऋषभ देव होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को धीरे धीरे इन सबों के बारे में, जैसे प्रतिहार वंश के बारे में आप देख रहे हो, प्रतिहार वंश को हटा के कौन आया। अब पाल वंश के विषय में, बंगाल में है पाल वंश और पाल वंश के संस्थापक गोपाल हैं, ये बंगाल है, और इस साइड में पाल वंश है। पाल वंश के संस्थापक कौन होते हैं, पाल वंश के संस्थापक गोपाल, और ये सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन। तो जैसे ही पाल वंश को हटा के, जैसे पाल वंश है, पाल वंश, ऐसे पाल वंश को हटा के आया था कौन सा वंश, इसी को हटा के आया था सेन वंश। जैसे ही पाल वंश खत्म हुआ, वैसे ही सेन वंश यहाँ पे चालू हो गए थे। तो इतिहास है आपका, चाहे दक्षिण भारत का हो या उत्तर भारत का हो, किसी का हो, आपको पढ़ना जरूरी है। पहले आप यहाँ पे आपको गौड़ वंश के बारे में आपको पढ़ना होगा, इसी बंगाल में गौड़ वंश के बारे में पढ़ना होगा, पाल वंश के बारे में पढ़ना होगा, सेन वंश के बारे में पढ़ना होगा। ये आपका महाराष्ट्र में है, और कर्नाटक के साइड में चालुक्य है, चालुक्य वंश के बारे में, राष्ट्रकूट वंश के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। इसके बाद में यहाँ पे चोल वंश के बारे में, और आपको इसके बारे में पढ़ना होगा, चोल वंश के, और पल्लव वंश के बारे में पढ़ना होगा। यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश में चंदेल वंश के बारे में पढ़ना होगा। यहाँ पे आपको जो दक्षिण उत्तर भारत वाला एरिया है, जिसमें कन्नौज है, कन्नौज के साइड में गुप्त वंश के विषय में पढ़ना होगा और वर्धन वंश के विषय में पढ़ना होगा। ये वर्धन वंश जो हर्षवर्धन को ये चालुक्य वंश का शासक मार देता है, इसके बारे में पढ़ना होगा। ये धीरे धीरे इसकी पूरी की पूरी, अभी बहुत सारे इसमें छोटा छोटा है जो राज्य के बारे में आपको पढ़ना है। छोटे छोटे राज्य में छोटे आते हैं राजा, अपना अपना शासन कर रहे हैं। अब ऐसा कोई शासक आता ही नहीं है जो कि पूरे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे अखंड भारत बना दिया था, ऐसा कोई राजा आया नहीं चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे अफगानिस्तान, पाकिस्तान सब कुछ अपना लिया था। उसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे जगहों पे बढ़ जाएगा।
अब कोई भारी नहीं होगा कि जिसमें आपको पढ़ना होगा कि इसने किया, इसने इतना साम्राज्य बढ़ा दिया। जिस तरीके से हम लोगों ने जिस समय हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में, मगध महाजनपद के विषय में पढ़ रहे थे, उसमें देखा धीरे 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 चाहे जो भी हर्यंक वंश आया, जैसे सुनाग वंश आया, चाहे नंद वंश आया, चाहे मौर्य वंश आया, जिसने जिसने आया था ना, वो सारे साम्राज्य को आगे बढ़ाता गया और अखंड भारत का चंद्रगुप्त मौर्य के समय बना दिया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो चाणक्य थे, जिन्हें कौटिल्य कहा जाता है, वो थे। इसी चंद्रगुप्त मौर्य ने धीरे धीरे साम्राज्य को बढ़ा दिया, अफगानिस्तान पाकिस्तान को जीत लिया था, ले लिया था, क्योंकि वहां पर सेल्यूकस निकेटर आया था। वो सेल्यूकस निकेटर किसका था? वो सैनिक, वो था सिकंदर का, और वो आया था और वो सोचा कि हम चलते हैं मौर्य, यहाँ पे मौर्य वंश चल रहा है, आइए इसमें मगध पे हम हमला करने चलते हैं। लेकिन ये भी हार के थक के चला जाता है, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर को हरा देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हरा देता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत अच्छा कुछ काम किया, जिसमें से उसने जैसे ही पता चला तो सिकंदर भी चला गया। कहाँ आया था? नंद वंश चल रहा था तभी सिकंदर आ रहा था। सिकंदर 326 ईसा पूर्व में आया था भारत पे हमला करने के लिए। लेकिन थके हुए लोग कितना, क्योंकि वो लगातार आक्रमण, लगातार लोगों को जीतता मारता चलता गया, इसलिए पूरे एरिया को ये छेक नहीं पाया। कहते हैं उसे विश्व विजेता कहते हैं, कहा जाता है। लेकिन धीरे 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 असमर्थ हो गया। भारत के कुछ यहाँ पे आ गया था, जैसे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान तक वो आ गया था, जीत लिया था उसने। पंजाब तक आ गया था, पंजाब जो पाकिस्तान में पहले पंजाब था, उस वहां तक आ गया था, जिसके पोरस राजा को हरा दिया था। अफगानिस्तान में आम्बी का राजा था, उसको हरा दिया था। धीरे धीरे हराते हुए आगे बढ़ा था, लेकिन सैनिक ही थक गए थे, इतना ज्यादा दौड़ धूप कितना करेगा, तो वो थक गए थे, वो इसलिए वो सारे के सारे वापस आ गए थे। तो ये इतिहास है, इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। और इतिहास में एक एक वंशज के विषय में अगर पढ़ोगे और उसने क्या क्या किया था, अब जैसे कि अशोक ने 14 शिलालेख लिखवाया था। अब 14 शिलालेख में उसने क्या क्या लिखवाया था, ये आपको जानना जरूरी होगा। जैसे कि अब 13वें शिलालेख में उसने कलिंग पे जो हमला किया था, आक्रमण किया था, उसमें उसने बता दिया था क्या कि अब आप लोग को सही नहीं है, विश्व में शांति चाहिए ना, तो हम लोग को अब हम मार झगड़ा नहीं करना है। उसने धम्म अपना लिया था। कलिंग पे तो वही हमला किया था 261 ईसा पूर्व में, जब उसको राज्याभिषेक मिला था, मतलब 269 में उसको राज्याभिषेक मिला था। 269 बीसी में उसको राज्याभिषेक अशोक ने अपना कराया था। सम्राट अशोक, जो महान अशोक था, किसने कराया था। लेकिन उसके कितने 8 साल के बाद, लगभग 261 बीसी में उसने कलिंग पे हमला कर दिया था। कलिंग, ऐसे कलिंग के हमला से देख के ये बहुत ज्यादा परेशान हो गया, इसलिए युद्ध करना छोड़ दिया। ये रहा कलिंग ओडिशा में, ओडिशा के साइड में ये रहा कलिंग ओडिशा में, और यहाँ पे हमला कर दिया। पूरे साम्राज्य इन सबों को बढ़ाना था। इससे पहले तो महापद्मनंद ने आधा कलिंग को जीत लिया था, तब अशोक आया तो आधा का जीता, लेकिन बहुत हमला किया, बहुत लोगों को मार दिया, बहुत खत्म कर दिया। इसलिए इसने शिलालेख अपना 14 लिखवा दिया, बता दिया कि देखो भैया कुछ करना नहीं है, बहुत ज्यादा मार झगड़ा हो गया। जिसमें दूसरे शिलालेख में उसने चेर और पांड के विषय में बताया है दूसरे शिलालेख में, लेकिन चोल के विषय में नहीं बताया है। इसी तरीके से इसका आगे कहानी बढ़ता गया। ये चंदेल के विषय में आपको बता दी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद मैं आपको इसके आगे वंशज के विषय में बताऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।